नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित है। यहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा चलाए गए 4 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस का जिक्र है और उसके सामने हमें ये लिखा हुआ है कि ये ऑपरेशंस किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो आइए एक एक करके सारे ऑपरेशंस को देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला कथन है उसमें दिया हुआ है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके सामने लिखा हुआ है स्वर्ण मंदिर में छिपे सशस्त्र उग्रवादियों को खत्म करना। तो ये सही तरीके से सुमेलित है, क्योंकि स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए उग्रवादियों को निकालने के लिए, उनके खात्मे के लिए जो भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन में जो ऑपरेशन दिया हुआ है उसका नाम है ऑपरेशन पवन, जिसके सामने लिखा हुआ है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि LTTE से जाफना पर नियंत्रण पाने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF का ऑपरेशन। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका में शांति की स्थापना करने के लिए भारतीय सेना को वहां पर भेजा गया था, जिसे हम इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं। 1987 का ये बात है। और यहाँ पर इसी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सौंपा गया था, जिसमें जाफना पर जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का नियंत्रण था उसे खत्म करना इसका मेन मुद्दा था। और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा जाफना में नियंत्रण के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका कोड नेम था ऑपरेशन पवन। तो यहां पर यह बात बिल्कुल सही तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरे कथन में दिया हुआ है ऑपरेशन विजय, जिसके सामने लिखा हुआ है कारगिल सेक्टर में घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय ऑपरेशन। तो ये बात भी सही तरीके से सुमेलित है। कारगिल सेक्टर में जो घुसपैठिए घुसे थे उन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। यानी कि तीसरा कथन भी सही तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन में दिए हुए ऑपरेशन को। और यहां पर ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ओलिविया, जिसके सामने लिखा हुआ है भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा हैदराबाद के निजाम के शासन का अंत। यहां पर आपको ये याद रखना है कि हैदराबाद रियासत के खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई की गई थी उसका कोड नेम था ऑपरेशन पोलो, ना कि ऑपरेशन ओलिविया। अगर हम ऑपरेशन ओलिविया की बात करें तो ये कोस्ट गार्ड के द्वारा ओलिव रिडल कछुओं को बचाने के लिए ओडिशा के तट पर जो सालाना ऑपरेशन शुरू किया जाता है उसे ही नाम दिया जाता है ऑपरेशन ओलिविया का। तो ऑपरेशन ओलिविया जो है वो हैदराबाद रियासत के खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई की गई थी उससे जुड़ा हुआ नहीं है। वो जो पुलिस कार्रवाई की गई थी उसका नाम था ऑपरेशन पोलो, जिसके कारण यहां पर जो चौथा कथन दिया हुआ है वो सही तरीके से सुमेलित नहीं है। ऑपरेशन ओलिविया को लेकर के अभी दूसरे क्वेश्चन में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिर्फ 1, 2 और 3 क्या है, सही तरीके से सुमेलित हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है ओलिव रिडले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर ओलिव रिडले से जुड़ा हुआ 3 कथन दिया हुआ है और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए देख लेते हैं पहले कथन को। और पहला कथन है ओलिव रिडले अटलांटिक, प्रशांत, आर्कटिक और हिंद महासागर में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें ओलिव रिडले की तो इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज द हिंदू समाचार के पहले पन्ने पर ही आया हुआ है, जिसका शीर्षक है ऑपरेशन ओलिविया टू द रेस्क्यू ऑफ ओलिव रिडले। तो यहां पर जो पहले क्वेश्चन में हमने ऑपरेशन ओलिविया का जिक्र किया था उसका यहाँ पर जिक्र किया हुआ है और ये न्यूज ओलिव रिडले कछुओं से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें ओलिव रिडले कछुओं के बारे में तो ओलिव रिडले कछुए दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे होते हैं और प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर हम देखें कि ये कहाँ पर मिलते हैं तो ये मिलते हैं प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में। लेकिन हम कथन 1 की बात करें तो कथन 1 में लिखा हुआ है कि ओलिव रिडले अटलांटिक, प्रशांत और आर्कटिक और हिंद महासागर में पाए जाते हैं। ये ओलिव रिडले कछुए आर्कटिक में नहीं पाए जाते और इसी कारण से जो कथन 1 है वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कथन 2 को। और कथन 2 है
ओलिव रिडले को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में सुवेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि इनको संरक्षण करने की जरूरत है। तो अगर हम बात करें ऑपरेशन ओलिविया की, तो इसे कोस्ट गार्ड के द्वारा 1980 के दशक से ही चलाया जा रहा है, जिसका मकसद है ओलिव रिडले कछुओं को बचाना। और इन ओलिव रिडले कछुओं को अंतर्राष्ट्रीय संघ के तहत असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इतना ही नहीं, भारत में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की सभी 5 प्रजातियों को भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। मतलब इनको जो है खतरा है और उन्हें बचाने की जरूरत है। और इसी को देखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा 1980 के जमाने से ही ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया, और ये ऑपरेशन उड़ीसा के तट पर एकत्र होने वाले ओलिव रिडले कछुओं की प्रजाति को बचाने के लिए चलाया जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, ओडिशा का तट उनके लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने का स्थल है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि जो ऑपरेशन ओलिविया है, जिसे कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, वो मुख्यतः उड़ीसा के तट पर ही शुरू किया गया। और ये जो ओलिव रिडले कछुए हैं वो अंडे देने के लिए उड़ीसा के तट पर अपना घोंसला बनाते हैं, और इन घोंसलों को कहा जाता है अरीबाडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि ओलिव रिडले के द्वारा जो अंडे देने के लिए घोंसला बनाया जाता है उसे हम अरीबाडा कहते हैं। और इन्हीं घोंसलों को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है हर साल कोस्ट गार्ड के द्वारा। और अगर हम बात करें कि वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये सबसे ज्यादा जो है अरीबाडा का निर्माण करते हैं, तो वो है देवी नदी के मुहाने, दूसरा है गहीर माथा और तीसरा है रूसी कुल्या। ये जो 3 क्षेत्र हैं इनका नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जा सकता है। एक तो आपको घोंसले का नाम याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है कि वो कौन से ऐसे 3 जगह हैं उड़ीसा तट पर जहां पर सबसे ज्यादा जो है ओलिव रिडले के द्वारा बनाए गए घोंसले पाए जाते हैं। इसके आधार पर जो कथन 3 है वो भी सही हो जाता है, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन यहां पर सही है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 और 3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप अगर न्यूज को भी पढ़ोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां यहां पर दी गई हैं, तो इस न्यूज को जरूर ध्यान में रखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके दोनों कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ्स आमतौर पर उष्णकटिबंध के उथले जल में पाई जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ्स की बात करें तो प्रवाल भित्तियां समुद्र के पानी में पनपती हैं, और वहां पनपती हैं जहां पर उनके पनपने के लिए कुछ पोषक तत्व हों, और वे आमतौर पर उष्णकटिबंधीय जल में उथली गहराई में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो इसके आधार पर सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, केवल कठोर मूंगे ही भित्तियां बनाते हैं। तो ये बात भी सही है, यानी कि वे प्रवाल जो भित्तियों का निर्माण करते हैं उन्हें हम कहते हैं कठोर या रीफ बिल्डिंग प्रवाल। नरम मूंगे के द्वारा जैसे सी फेंस और सी विप्स, उनके द्वारा जो है कोरल रीफ नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर जो कठोर मूंगे होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है कोरल रीफ बनाया जाता है, क्योंकि वे कैल्शियम कार्बोनेट की परत का स्राव करती हैं। तो इसके आधार पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है, केवल कठोर मूंगे ही भित्तियां बनाते हैं। तो यहां पर दोनों के दोनों कथन सही है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों का दोनों कथन सही है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चित भरित लासुचस तपानी निम्नलिखित में से क्या है। तो यहां पर बात हो रही है भरित लासुचस तपानी की, और इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आज के द हिंदू समाचार में आया है, जिसका शीर्षक है, मीट भरित लासुचस तपानी, अ कार्निवोरस रेप्टाइल दैट लिव 240 मिलियन ईयर एगो। तो इसका नाम आपको याद रखना है, और ये जो है 240 मिलियन साल पहले पाया जाने वाला कार्निवोरस रेप्टाइल था। इसके आधार पर अगर हम ऑप्शन को देखें
तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है जो कह रहा है 240 मिलियन वर्ष पूर्व का एक मांसाहारी सरीसृप यानी कि कार्निवोरस रेप्टाइल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप नाम याद रखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देख लेते हैं दोनों कथनों को और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर जो पहला कथन है वो कह रहा है कि राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम मुख्य सचिव के नियुक्ति की बात करें तो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री द्वारा चुना जाता है और चूंकि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की कार्यकारी कार्रवाई में होती है इसीलिए इसे राज्य के राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। यानी कि राज्यपाल के नाम पर यह जरूर कहा जाता है कि राज्यपाल ने उन्हें क्या कर दिया है, नियुक्त कर दिया है, लेकिन मुख्य सचिव वही बनता है जिसे मुख्यमंत्री चुनती हैं। तो यहां पर अपनी मर्जी से राज्यपाल मुख्य सचिव किसी को नहीं बना सकते और इसी के आधार पर यहां पर जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को और दूसरा कथन है राज्य में मुख्य सचिव का एक निश्चित कार्यकाल होता है। ये बात भी गलत है। अगर हम मुख्य सचिव के कार्यकाल की बात करें तो यहां पर आपको कहीं नहीं मिलेगा कि उसके कार्यकाल को फिक्स किया गया है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि मुख्य सचिव का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और इसके आधार पर दूसरा कथन भी गलत है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसे कि 2016 में पूछा गया था उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना जिसे हम कहते हैं फेम। और इससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी आया है और यहाँ पर न्यूज़ का शीर्षक है फेम 2 टू सुपर न्यू टेक से वेन्यू। यहाँ पर टीवीएस मोटर्स की बात हो रही है और टीवीएस मोटर्स के द्वारा फेम 2 में जो बदलाव किए गए हैं उसका स्वागत किया गया है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आखिर ये फेम है क्या, इस योजना का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर जो फेम है उसका फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस योजना के तहत भारत सरकार भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो संख्या है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि 2030 तक जो है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो संख्या है उसको पूरी तरीके से बढ़ा देना है। और इसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा फेम नाम से यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इस योजना का शुभारंभ किया गया। अगर हम फेम 1 की बात करें तो इसे 1 अप्रैल 2015 को लागू किया गया था और ये योजना 1 अप्रैल 2015 से 2019 तक चली थी। और इसके बाद इसका जो दूसरा चरण है यानी कि फेम 2 का जो है शुरुआत किया गया था जिसे 2019 में लॉन्च किया गया और ये योजना 2022 तक पूरा होगा। और इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कुछ सब्सिडी दी जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर इसी सब्सिडी में भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है जिसका स्वागत हर कंपनी ने किया है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती हैं। और यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या बदलाव किए गए हैं फेम 2 में। यहाँ पर चल रही फेम 2 योजना में एक बड़ा संशोधन किया गया है और यहाँ पर भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है। और यहाँ पर प्रोत्साहन क्या है, यहाँ पर सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए पहले जो सब्सिडी थी वो क्या थी, 10,000 रुपये पर किलोवाट आवर की थी, लेकिन यहाँ पर जो अब सब्सिडी है वो बढ़ा करके 15,000 रुपये पर किलोवाट कर दी गई है। और यही जो बदलाव किया गया है उसका स्वागत हर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी ने किया है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे, इससे जुड़ा हुआ न्यूज़ भी आज के पेपर्स में आया है, उसे भी पढ़ लेंगे। आपको याद रखना है कि फेम जो योजना है वो किसको लेकर के शुरू किया गया है, भारत सरकार के द्वारा। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।